चैप्टर 26 कोराक को अप्रत्याशित रूप से देखकर मेरीम चकित हो गई, जिसे वह बहुत पहले ही मृत मान चुकी थी। उसने खुद को बेंस के द्वारा ले जाने दिया। टेंट के बीच से उसने उसे सुरक्षित रूप से बाड़ तक पहुंचाया और वहां कोराक के निर्देशों का पालन करते हुए अंग्रेज ने अवरोध बनाने वाले एक सीधे लट्ठे के ऊपर फंदा लगाया। बड़ी मुश्किल से वह ऊपर पहुंचा और फिर अपना हाथ नीचे करके मेरीम को अपनी तरफ खींच लिया। आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए। और फिर जैसे कि वह नींद से जाग गई हो, मेरीम अपने आप में आ गई। पीछे अपने दुश्मनों से लड़ते हुए अकेले कोराक था उसका कोराक। उसका स्थान उसके बगल में था, उसके साथ और उसके लिए लड़ रहा था। उसने बेंस की ओर देखा। जाओ, उसने पुकारा, वापस बवाना जाओ और मदद लेकर आओ। मेरा घर यहीं है, तुम वहां रहकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक हो सके चले जाओ और बिग बवाना को अपने साथ वापस ले आओ। माननीय मॉरिसन बेंस चुपचाप बाड़ के अंदर मेरीम की तरफ जमीन पर खिसक गए। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही उसे छोड़ा था, उसने उन तंबुओं की ओर सिर हिलाते हुए कहा जिन्हें वे अभी अभी छोड़कर आए थे। मैं जानता था कि वह उन्हें मुझसे ज्यादा समय तक रोक सकता है और तुम्हें भागने का एक ऐसा मौका दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता था। मुझे लगा कि मुझे ही रहना चाहिए था। मैंने सुना कि तुम उसे कोराक कहते हो और इसलिए अब मैं जानता हूँ कि वह कौन है। उसने तुमसे दोस्ती की। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया होता। नहीं, बीच में मत बोलो। मैं तुम्हें अब सच बताने जा रहा हूँ और तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना जानवर रहा हूँ। जैसा कि तुम जानती हो, मैंने तुम्हें लंदन ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने तुमसे शादी करने की योजना नहीं बनाई थी। हाँ, मुझसे दूर रहो, मैं इसके लायक हूँ। मैं तुम्हारी अवमानना और घृणा का हकदार हूँ, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। जब से मैंने ये सीखा है, मैंने कुछ और सीखा है। मैं जीवन भर कितना बदमाश और कितना कायर रहा हूँ, लेकिन इसने मुझे एक आदमी बना दिया है, हालांकि बहुत देर हो चुकी है। अब मैं आपके पास सच्चे प्यार का प्रस्ताव लेकर आ सकता हूँ, जो आपके साथ मेरे नाम को साझा करने के सम्मान को महसूस करेगा। एक पल के लिए मेरीन चुप हो गई, विचारों में डूबी रही। उसका पहला सवाल अप्रासंगिक लग रहा था। आप इस गांव में कैसे आए? उसने पूछा। उसने उसे वह सब बताया जो उस अश्वेत द्वारा हैंसन के कपट के बारे में बताए जाने के बाद घटित हुआ था। तुम कहते हो कि तुम काया हो, उसने कहा, और फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब किया है। तुमने मुझे जो बातें बताई हैं, उन्हें बताने के लिए तुम्हें जो साहस चाहिए था, वह साहस है, जबकि एक अलग तरह का साहस ये साबित करता है कि तुम नैतिक रूप से कायर नहीं हो, और दूसरा ये साबित करता है कि तुम शारीरिक रूप से कायर नहीं हो। मैं एक काया से प्यार नहीं कर सकती। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वह हैरानी से हौंफते हुए उसकी ओर बढ़ा, मानो उसे अपनी बाहों में समेटना चाहता हो, लेकिन उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और उसे धीरे से दूर धकेल दिया, मानो कह रही हो, अभी नहीं। उसका क्या मतलब था, वह शायद ही जानती हो। उसने सोचा कि वह उससे प्यार करती है, इस पर कोई सवाल नहीं हो सकता। नहीं, उसने सोचा कि इस युवा अंग्रेज के लिए प्यार कोरक के प्रति बेवफाई थी, क्योंकि कोरक के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ था। एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार। जब वे अपनी बातचीत के लिए वहां खड़े थे, तो गांव में शोरगुल की आवाजें शांत हो गईं। उन्होंने उसे मार डाला है, मेरीम फुसफुसाया। इस बयान से बेंस को अपनी वापसी के कारण का एहसास हुआ। यहाँ रुको, उसने कहा, मैं जाकर देखूंगा। अगर वह मर गया तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वह जीवित रहा तो मैं उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। हम साथ साथ चलेंगे, मेरीम ने जवाब दिया। आओ, और वह वापस उस तंबू की ओर ले गई जिसमें उन्होंने आखिरी बार कोराक को देखा था। जाते समय वे अक्सर खुद को किसी तंबू या झोपड़ी की छाया में जमीन पर गिराने के लिए मजबूर हो जाते थे, क्योंकि लोग अब जल्दी जल्दी इधर उधर जा रहे थे। पूरा गांव जाग गया था और इधर उधर घूम रहा था। अली बेन कादिन के तंबू में वापस लौटने में उन्हें बाढ़ की ओर तेजी से भागने से कहीं ज्यादा समय लगा। सावधानी से वे उस छेद तक पहुंचे जो कोराक के चाकू ने पिछली दीवार में बनाया था। मेरीम ने अंदर झांका, पिछला कमरा खाली था। वह छेद से रेंगती हुई अंदर आई,
उसके पीछे बेनेस था और फिर चुपचाप उस जगह को पार करके तंबू को 2 कमरों में विभाजित करने वाले कालीनों तक पहुंची। पर्दों को अलग करते हुए मेरीम ने सामने वाले कमरे में देखा। वह भी सुनसान था। वह तंबू के दरवाजे तक गई और बाहर देखने लगी। फिर वह डर से थोड़ी सी सांस छोड़ी। उसके कंधे पर खड़े बेंस ने उस दृश्य को देखा जिसने उसे चौंका दिया था, और वह भी चिल्लाया, लेकिन उसकी शपथ क्रोध की थी। 100 फीट दूर उन्होंने कोराक को एक खूंटे से बंधा हुआ देखा। उसके चारों ओर ढेर लगी झाड़ियां पहले से ही जल रही थीं। अंग्रेज ने मेरीम को एक तरफ धकेल दिया और उस अभिशप्त व्यक्ति की ओर भागना शुरू कर दिया। शत्रुतापूर्ण अश्वेतों और अरबों के सामने वह क्या कर सकता था, इस पर उसने विचार करना भी बंद नहीं किया। उसी क्षण टेंटोर ने बाड़ को तोड़ दिया और समूह पर हमला कर दिया। पागल जानवर के सामने भीड़ मुड़ी और भाग गई, अपने साथ बेनेस को भी पीछे की ओर ले गई। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया और हाथी अपने इनाम के साथ गायब हो गया, लेकिन पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। कुत्ते चिल्लाते हुए भाग गए। घोड़े, ऊंट और गधे हाथी की तुरही से भयभीत होकर लात मारने लगे और अपने रस्सियों को खींचने लगे। 1 दर्जन या उससे अधिक भाग गए, और यह उनके पीछे से सरपट भागना था जिसने बेनेस के दिमाग में अचानक एक विचार लाया। वह मेरीम को खोजने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे अपनी कोहनी पर पाया। घोड़े, वह चिल्लाया, अगर हमें उनमें से 2 मिल जाएं। इस विचार से अभिभूत मेरीम उसे गांव के दूर छोर पर ले गई। उनमें से 2 को खोल दो, उसने कहा, और उन्हें उन झोपड़ियों के पीछे की छाया में वापस ले जाओ। मुझे पता है कि काठी कहाँ है। मैं उन्हें और लगाम लाऊंगी। और इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, वह चली गई। बेंस ने जल्दी से 2 बेचैन जानवरों को खोला और उन्हें मेरीम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ले गया। यहाँ वह बेसब्री से 1 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन वास्तव में कुछ ही मिनट थे। फिर उसने लड़की को 2 काठियों के बोझ के नीचे आते देखा। जल्दी से उन्होंने उन्हें घोड़ों पर रख दिया। वे अभी भी जल रही यातना की आग की रोशनी से देख सकते थे कि अश्वेत और अरब अपने आतंक से उबर रहे थे। पुरुष खुले हुए स्टॉक को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, और 2 या 3 लोग पहले से ही अपने बंदियों को गांव के अंत में वापस ले जा रहे थे, जहां मेरीम और बेंस अपने घोड़ों के सामान को संभालने में व्यस्त थे। अब लड़की ने खुद को काठी में फेंक दिया। जल्दी करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें इसके लिए दौड़ना होगा। टेंटोर द्वारा बनाए गए गैप से आगे निकल जाओ। और जैसे ही उसने देखा कि बेंस ने अपने घोड़े की पीठ पर अपना पैर घुमाया, उसने अपने घोड़े की गर्दन पर से लगाम को हिलाकर मुक्त कर दिया। एक झटके के साथ घबराया हुआ जानवर आगे की ओर कूद गया। सबसे छोटा रास्ता सीधे गांव के केंद्र से होकर जाता था, और यह मेरीम ने लिया। बेंस उसके पीछे था। उनके घोड़े पूरी गति से दौड़ रहे थे। भागने के लिए उनकी दौड़ इतनी अचानक और तेज थी कि वे गांव के आधे रास्ते तक पहुंच गए, इससे पहले कि हैरान निवासियों को पता चले कि क्या हो रहा है। फिर एक अरब ने उन्हें पहचान लिया और डर के मारे चिल्लाते हुए अपनी राइफल उठाए और गोली चला दी। गोली एक वॉली के लिए संकेत थी, और बंदूकों की गड़गड़ाहट के बीच मेरीम और बेनेस ने अपने उड़ते हुए घोड़ों को बाड़ में दरार के माध्यम से छलांग लगाए और उत्तर की ओर अच्छी तरह से घिसी हुई पगडंडी पर चले गए। और कोराक, टेंटोर उसे जंगल में गहरे ले गया, और तब तक नहीं रुका जब तक दूर के गांव से कोई आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची। फिर उसने अपना बोझ धीरे से नीचे रख दिया। कोराक ने खुद को बंधनों से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी महान शक्ति भी उसे बांधे हुए कई कठोर गांठदार रस्सी के धागों का सामना करने में असमर्थ थी। जब वह वहां लेटा हुआ था, बारी बारी से काम कर रहा था और आराम कर रहा था, हाथी उसके ऊपर पहरा दे रहा था, और न ही जंगल का कोई दुश्मन था जो उस शक्तिशाली शरीर में अचानक मौत को लुभाने की हिम्मत रखता। भोर हो गई, और कोराक अभी भी पहले की तरह आज़ादी के करीब नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसे प्यास और भूख से मर जाना चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि टेंटोर उन गांठों को नहीं खोल सकता जो उसे जकड़े हुए थीं। और जब वह रात भर अपने बंधनों से जूझता रहा, तो बेंस और मेरीम नदी के किनारे उत्तर की ओर तेजी से जा रहे थे।
लड़की ने बेंस को भरोसा दिलाया था कि कोराक जंगल में टेंटोर के साथ सुरक्षित है। उसे यह नहीं पता था कि बंदर आदमी अपने बंधनों को तोड़ नहीं पाएगा। बेंस एक अरब की राइफल से चली गोली से घायल हो गया था और लड़की उसे बवाना के घर वापस ले जाना चाहती थी, जहां उसकी उचित देखभाल की जा सके। फिर उसने कहा, मैं बवाना को अपने साथ बुलाऊंगी और कोरक की तलाश करूंगी। उसे हमारे साथ आकर रहना होगा। सारी रात वे घूमते रहे और दिन अभी भी जवान था जब वे अचानक दक्षिण की ओर तेजी से जा रहे एक दल पर पहुंचे। ये बवाना स्वयं और उसके चिकने काले योद्धा थे। बेंस को देखते ही बड़े अंग्रेज की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने अपने सीने में लंबे समय से छिपे गुस्से को बाहर निकालने से पहले मेरीम की कहानी सुनने का इंतजार किया। जब उसने अपनी कहानी समाप्त की तो उसे लगा कि वह बेंस को भूल गया है। उसके विचार दूसरे विषय में उलझे हुए थे। तुम कहते हो कि तुमने कोराक को ढूंढ लिया, उसने पूछा। क्या तुमने उसे सचमुच देखा? हाँ, मेरीम ने उत्तर दिया, जितना स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें देख सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, बवाना, और उसे फिर से खोजने में मेरी मदद करो। क्या तुमने उसे देखा? वह माननीय मॉरिसन की ओर मुड़ा। हाँ, सर, बेंस ने उत्तर दिया, बहुत स्पष्ट रूप से। वह दिखने में कैसा आदमी है? बवाना ने आगे कहा, लगभग कितने साल का है, बताइए। मुझे कहना चाहिए कि वह एक अंग्रेज था, लगभग मेरी ही उम्र का, बेंस ने जवाब दिया, हालांकि वह उम्र में बड़ा हो सकता है। वह असाधारण रूप से मांसल है और उसका रंग बहुत सांवला है। उसकी आंखें और बाल, क्या तुमने उन पर ध्यान दिया? बवाना ने तेजी से, लगभग उत्साहित होकर कहा। यह मेरीम थी जिसने उसे उत्तर दिया। उन्होंने कहा, कोराक के बाल काले हैं और उसकी आंखें भूरी हैं। बवाना अपने मुखिया की ओर मुड़ा। मिस मेरीम और मिस्टर बेंस को घर ले जाओ, उसने कहा। मैं जंगल में जा रहा हूँ। मुझे भी अपने साथ चलने दो, बवाना, मेरीम ने चिल्लाते हुए कहा। तुम कोराक की तलाश करने जा रही हो, मुझे भी चलने दो। बवाना उदास लेकिन दृढ़ता से लड़की की ओर मुड़ा। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्थान उस आदमी के पास है जिसे तुम प्यार करती हो। फिर उसने अपने मुखिया को इशारा किया कि वह अपना घोड़ा लेकर खेत की ओर वापस लौट जाए। मेरीम धीरे धीरे थके हुए अरब पर सवार हुई जो उसे शेख गांव से लेकर आया था। अब बुखार से ग्रसित बेनिस के लिए एक झुंड तैयार किया गया था और जल्दी छोटा काफिला धीरे धीरे नदी के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। बवाना उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। मेरीम ने एक बार भी अपनी नजरें पीछे की ओर नहीं घुमाईं। वह सिर झुकाए और कंधों को झुकाए हुए सवार थी। बवाना ने आह भरी। वह छोटी अरब लड़की से वैसे ही प्यार करता था जैसे वह अपनी बेटी से करता। उसने महसूस किया कि बेनेस ने खुद को छुड़ा लिया है और इसलिए अगर मेरीम वाकई उस आदमी से प्यार करती है तो वह अब कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन किसी न किसी तरह बवाना खुद को ये यकीन नहीं दिला पा रहा था कि माननीय मॉरिसन उसकी छोटी मेरीम के लायक है। धीरे धीरे वह पास के एक पेड़ की ओर मुड़ा। ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए उसने एक निचली शाखा पकड़ी और खुद को शाखाओं के बीच खींच लिया। उसकी हरकतें बिल्ली जैसी और फुर्तीली थीं। वह पेड़ों की ऊंचाई पर चला गया और वहां उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दी। उसने हिरनी की खाल को एक लंगोटी में ढाला, रस्सी को एक कंधे पर लटकाया और चाकू को अपनी गाय की डोरी से बनी बेल्ट में ठूंस दिया। जब वह सीधा खड़ा हुआ, उसका सिर पीछे की ओर झुका और उसकी बड़ी छाती फैली तो एक क्षण के लिए उसके होठों पर एक गंभीर मुस्कान छा गई। जंगल की गंध को सूंघते हुए उसके नथुने फैल गए। उसकी भूरी आंखें सिकुड़ गईं। वह झुका और एक निचली शाखा पर कूद गया और पेड़ों के बीच से दक्षिण पूर्व की ओर नदी से दूर चला गया। वह तेजी से आगे बढ़ा, केवल कभी कभी एक अजीब और तीखी चीख में अपनी आवाज उठाने के लिए रुका और जवाब के लिए एक पल के लिए सुनने के लिए। वो कई घंटों तक इसी तरह यात्रा करता रहा, जब उसके आगे और बाईं ओर उसने दूर जंगल में एक हल्की सी आवाज सुनी, एक बैल बंदर की चीख, जो उसकी पुकार का जवाब दे रही थी। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, उसकी नसों में झुनझुनी होने लगी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने फिर से अपनी भयानक पुकार लगाई और नई दिशा में आगे बढ़ गया।
कोराक को आखिरकार यकीन हो गया कि अगर वह वहीं रहा जहां वह था तो उसे मरना ही होगा, और वह उस मदद का इंतजार कर रहा था जो नहीं आ सकती थी। उसने टेंटोर से उस अजीब भाषा में बात की जिसे बड़ा जानवर समझता था। उसने हाथी को आदेश दिया कि वो उसे उठाकर उत्तर पूर्व की ओर ले जाए। वहां हाल ही में कोराक ने गोरे और काले दोनों तरह के लोगों को देखा था। अगर वह बाद वाले में से किसी एक को देख पाता तो टेंटोर को उसे पकड़ने का आदेश देना आसान काम होता, और फिर कोराक उसे खूंटे से छुड़ाने के लिए कह सकता था। कम से कम कोशिश तो करनी ही थी, जंगल में मरने तक पड़े रहने से तो बेहतर है। जब टेंटोर उसे जंगल में ले जा रहा था तो कोराक बीच बीच में ऊंची आवाज में पुकारता था ताकि अकुत के मानवों के समूह को आकर्षित कर सके, जिनके भटकने से वे अक्सर उनके पड़ोस में आ जाते थे। उसने सोचा कि अकुत शायद गांठें सुलझा सकता है। उसने उस दूसरे मौके पर ऐसा किया था जब सालों पहले रूसियों ने कोराक को पकड़ा था और उसके दक्षिण में अकुत ने उसकी आवाज़ें धीमी आवाज में सुनी और वहां आ गया। वहां एक और था जिसने उन्हें सुना। बवाना के अपने दल को वापस खेत की ओर भेज देने के बाद मिरिम सिर झुकाए हुए कुछ दूर तक चली गई थी। उसके सक्रिय मस्तिष्क में क्या विचार आए, कौन बता सकता है। अब वो किसी निर्णय पर पहुंच गई थी। उसने मुखिया को अपने पास बुलाया। मैं बवाना के साथ वापस जा रही हूँ, उसने घोषणा की। अश्वेत ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने घोषणा की। बवाना ने कहा है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो? लड़की ने पूछा। काले ने सिर हिलाया और पीछे की ओर गिर गया, जहां से वो उसे बेहतर तरीके से देख सकता था। मिरिम ने आधा मुस्कुराया। कुछ ही देर में उसका घोड़ा एक लटकती हुई शाखा के नीचे से गुजरा और काले मुखिया ने खुद को लड़की की खाली काठी को घूरते हुए पाया। वो उस पेड़ की ओर भागा जिसमें वह गायब हो गई थी। वो उसे कुछ भी नहीं देख सका। उसने पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय इसके कि ये दाईं ओर दूर एक धीमी ताना मारने वाली हंसी थी। उसने अपने आदमियों को उसे खोजने के लिए जंगल में भेजा, लेकिन वे खाली हाथ वापस आ गए। थोड़ी देर बाद उसने खेत की ओर अपना मार्च फिर से शुरू किया, क्योंकि इस समय तक बेंस बुखार से बेसुध हो चुका था। मिरिम सीधे उस बिंदु की ओर दौड़ी जिसके बारे में उसने सोचा था कि टेंटोर वहां पहुंचेगा, एक ऐसा बिंदु जहां उसे पता था कि हाथी अक्सर शेख के गांव के पूर्व में जंगल में इकट्ठा होते हैं। वह चुपचाप और तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपने दिमाग से कोरक तक पहुंचने और उसे अपने साथ वापस लाने के अलावा सभी विचारों को मिटा दिया था। यह उसका काम था। फिर ये भयावह डर भी आया कि शायद उसके साथ सब ठीक नहीं है। उसने खुद को पहले इस बारे में न सोचने के लिए डांटा। घायल मोरिसन को बंगले में वापस लाने की अपनी इच्छा ने उसे कोरक की जरूरत की संभावनाओं से अंधा कर दिया। वह बिना आराम किए कई घंटों तक तेजी से यात्रा कर रही थी जब उसने अपने आगे एक बड़े वानर की अपनी प्रजाति को पुकारने की जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गति बढ़ा दी जब तक कि वो लगभग उड़ने ही वाली थी। अब उसके संवेदनशील नथुनों में टेंटोर की गंध आ रही थी और वह जानती थी कि वो सही रास्ते पर है और वो उसके करीब पहुंच चुकी है जिसे वह ढूंढ रही थी। उसने आवाज नहीं लगाई क्योंकि वो उसे आश्चर्यचकित करना चाहती थी, और जल्द ही उसने ऐसा किया जब विशाल हाथी उस आदमी और उसके सिर पर भारी डंडे को संतुलित करते हुए आगे बढ़ा और अपनी मुड़ी हुई सूंड से उन्हें वहीं पकड़े रहा। कोरक! मिरिम उसके ऊपर के पत्ते से चिल्लाई। तुरंत ही बैल ने अपना बोझ जमीन पर गिराया और भयंकर रूप से तुरही बजाते हुए अपने साथी की रक्षा के लिए तैयार हो गया। लड़की की आवाज पहचानते हुए बंदर आदमी को अचानक गले में गांठ महसूस हुई। मिरिम! उसने उसे वापस पुकारा। सौभाग्य से लड़की जमीन पर चढ़ गई और कोराक को छोड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तांतोर ने अशुभ रूप से अपना सिर नीचे किया और चेतावनी देते हुए तुरही बजाई। वापस जाओ, वापस जाओ! कोराक चिल्लाया। वो तुम्हें मार डालेगा। मिरिम रुक गई। टेंटोर! उसने उस विशालकाय जानवर को पुकारा। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? मैं छोटी मिरिम हूँ। मैं तुम्हारी चौड़ी पीठ पर सवारी करती थी, लेकिन बैल ने केवल अपने गले में गड़गड़ाहट की और गुस्से में अपने दांत हिलाए। तब कोराक ने उसे शांत करने की कोशिश की।
उसे दूर जाने का आदेश देने की कोशिश की ताकि लड़की उसके पास आकर उसे छोड़ दे, लेकिन टेंटोर नहीं गया। उसने कोराक के अलावा हर इंसान में एक दुश्मन देखा। उसने सोचा कि लड़की उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है और वो कोई जोखिम नहीं उठाएगा। 1 घंटे तक लड़की और आदमी ने कोई ऐसा तरीका खोजने की कोशिश की जिससे वे जानवर की गलत दिशा में जाने वाली निगरानी से बच सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टेंटोर ने कोराक के पास किसी को भी न आने देने के दृढ़ निश्चय के साथ अपनी जगह पर डटा रहा। कुछ देर बाद उस आदमी को एक तरकीब सूझी। दूर जाने का नाटक करो, उसने लड़की को आवाज दी। हमसे दूर हवा में रहो ताकि टेंटोर को तुम्हारी गंध न मिले, फिर हमारे पीछे आओ। थोड़ी देर बाद मैं उसे नीचे उतार दूंगा और उसे भगाने का कोई बहाना ढूंढूंगा। जब वह चला जाए तो तुम चुपके से मेरे बंधन काट सकती हो। क्या तुम्हारे पास चाकू है? हाँ, मेरे पास चाकू है, उसने जवाब दिया। मैं अब जाऊंगी। मुझे लगता है कि हम उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा आश्वस्त मत हो। ये टेंटोर ने चालाकी का आविष्कार किया है। कोरक मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि लड़की सही कह रही थी। कुछ ही देर में वह गायब हो गई। हाथी ने उसकी बात सुनी और उसकी गंध को सूंघने के लिए अपनी सूंड उठाई। कोरक ने उसे आदेश दिया कि वो उसे एक बार फिर अपने सिर के बल खड़ा करे और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। तभी कोरक ने दूर से एक बंदर की आवाज सुनी। अकुट, उसने सोचा। अच्छा, टेंटोर अकुट को अच्छी तरह जानता था, वो उसे अपने पास आने देगा। कोरक ने अपनी आवाज ऊंची करके बंदर की पुकार का जवाब दिया, लेकिन उसने टेंटोर को जंगल में अपने साथ जाने दिया। दूसरी योजना आजमाने में कोई बुराई नहीं थी। वे एक खुले मैदान में आ गए थे और कोरक को पानी की गंध आ रही थी। यह एक अच्छी जगह और एक अच्छा बहाना था। उसने टेंटोर को आदेश दिया कि वो उसे लिटा दे और जाकर अपनी सूंड में पानी भरकर ले आए। बड़े जानवर ने उसे खुले मैदान के बीच में घास पर लिटा दिया। फिर वह कान खड़े करके और सूंड को ध्यान से उठाकर खतरे के मामूली से छोटे संकेत की तलाश में खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई खतरा नहीं है और वह उस छोटी सी धारा की दिशा में चला गया जिसके बारे में कोरक को पता था कि वह 2 या 300 गज की दूरी पर है। बंदर आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे लगा कि उसने कितनी चतुराई से अपने दोस्त को धोखा दिया है, लेकिन टेंटोर को अच्छी तरह से जानने के कारण उसे उसके चालाक दिमाग की चालाकी का अंदाजा नहीं था। जानवर खुले मैदान में चला गया और धारा की दिशा में जंगल में गायब हो गया, लेकिन जैसे ही उसका बड़ा शरीर घने पत्तों से छिप गया, वो घूम गया और सावधानी से समाशोधन के किनारे पर वापस आ गया, जहां से वह बिना देखे देख सकता था। टेंटोर स्वभाव से ही शंकालु है। अब उसे अभी भी उस मादा तारमंगानी के लौटने का डर था, जिसने उसके कोरक पर हमला करने की कोशिश की थी। वो बस एक पल के लिए वहीं खड़ा रहता और खुद को आश्वस्त करता कि सब ठीक है, फिर वह पानी की ओर आगे बढ़ता। अच्छा हुआ कि उसने ऐसा किया। अब वह समाशोधन के पार एक पेड़ की शाखाओं से उतर रही थी और वानर मानव की ओर तेजी से दौड़ रही थी। टेंटोर ने इंतजार किया। वो हमला करने से पहले उसे कोरक तक पहुंचने देगा, इससे ये सुनिश्चित होगा कि उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। उसकी छोटी आंखें बर्बरता से चमक रही थीं। मिरिम लगभग कोराक के पास ही थी जब टेंटोर ने उसके हाथ में लंबा चाकू देखा, और फिर वह बुरी तरह चिल्लाता हुआ जंगल से बाहर आया और उस कमजोर लड़की पर हमला कर दिया।